नमस्कार रुचि जी और संगम टॉक्स के इस मंच पर जुड़े सभी सुधी श्रोतागण को मेरा सादर अभिवादन। और मैं यहाँ पर अपनी मातृभाषा और हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के विषय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। और मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं इस मंच से जुड़ी और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। जी तो अनुपमा जी, पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा कितनी पुरानी भाषा है और इसकी जड़ें किस भाषा में, अर्थात किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? जैसा कहते हैं कि संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, जैसा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मराठी, गुजराती और हिंदी आती है, लेकिन अन्य भाषाओं में और हिंदी में बहुत बड़ा फर्क यह है, दो अर्थों में फर्क हमें दिखाई पड़ता है। एक तो क्षेत्रीयता के अर्थ में और दूसरा भाषा समुच्चय के अर्थ में। क्षेत्रीय अन्य भाषाएं तो एक क्षेत्र में ही बोली समझी पढ़ी लिखी जाती हैं, परंतु हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। हिंदी बहुक्षेत्रीय है, बहुत सारी क्षेत्रों में, बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है। साथ ही साथ भाषा समुच्चय जब हम इसे कहते हैं तो उसका आशय यह है कि हिंदी अनेक बोलियों, आपको पता होगा कि 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का समुच्चय है। और इस तरीके से एक बहुत बड़े विस्तृत भूभाग में के लोगों के मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर विचार के आदान प्रदान में हिंदी का प्रयोग होता है। तो अब बात की हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, तो हम जानते हैं कि जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत भारतीय भाषाओं की प्राचीन भाषा है, अनेक भाषाओं की जननी है और हिंदी भाषा की मूल आधार भी संस्कृत भाषा ही है। और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, पहला जो स्लाइड है आप उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह जो वर्गीकरण है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो यहाँ जो कालखंड का विभाजन किया गया है ये बोलचाल के स्तर पर है। कहने का आशय यह है कि संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक बोलचाल की भाषा थी और उसके बाद देखिए, साहित्यिक भाषा की बात नहीं है कि साहित्य लेखन तो इसके बहुत बाद तक संस्कृत में होता रहा है, लेकिन जब भाषा का निर्माण होता है तो भाषा हमेशा जन भाषा से ही निकलती, यानी समाज से एक नई भाषा का जन्म होता है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक जन भाषा के रूप में, बोलचाल के भाषा यानी समाज के लोगों के बीच में विचार के आदान प्रदान की भाषा रही है। यहाँ पर मैं यह बात रेखांकित करना चाहूंगी कि बहुत सारे प्राच्य विद्वान जैसे ग्रियर्सन, वेबर और हॉर्नले एक बात कहते हैं कि कभी संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, जबकि संस्कृत शब्दावली जो भाषा के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां पर भाष शब्द ही बोलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पाणिनि ने अपना अष्टाध्यायी यानी जो उनका व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत का, उसको स्वयं उन्होंने स्वयं उसमें वर्णित किया है कि संस्कृत का जो यह व्याकरण में लिख रहा हूँ, यह व्याकरण बोलचाल की भाषा को ही व्याकरण में छंदबद्ध करने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से संस्कृत 500 ईसा पूर्व तक बोलचाल की भाषा रही और उसके बाद अन्य भाषाओं का एक अन्य भाषा यानी मध्यकालीन प्राच्य आर्य भाषाओं का जन्म होता है और उसको मोटे तौर पर यहाँ पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, लेकिन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को मोटे तौर पर प्राकृत भाषा कहा जाता है। और लौकिक संस्कृत में हमें संस्कृत के 3 रूप मिलते हैं। पहला मध्य देशी, दूसरा उत्तरी संस्कृत और तीसरा पूर्वी संस्कृत। इसमें जो उत्तरी संस्कृत थी वह साहित्यिक संस्कृत थी और उसका प्रयोग साहित्यिक संस्कृत के रूप में यानी साहित्य लेखन में किया जाता था, और उसमें मध्य देशी और जो पूर्वी संस्कृत का रूप था उसके बहुत सारे शब्द हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके आगे मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जन्म होता है जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का समुच्चय माना जाता है। और
इस प्राकृत को देखिए, प्राकृत शब्द की जो उत्पत्ति है उसके लिए कहा जाता है प्राक धन कृत। इसका मतलब यह है कि पहले से बनी हुई, इसमें भी दो मत है, और यह नैसर्गिक या अप्राकृतिक भाषा, अकृत्रिम भाषा कही गई, यानी वह जन भाषा जो लौकिक संस्कृति के समानांतर जनता के बीच में विकसित हो रही थी। और पहली प्रथम स्तर की प्राकृतिक भाषा को ही पाली भाषा कहा गया। और इसकी उत्पत्ति आप देखें 500 ईसा पूर्व तक से 100 ईसा पूर्व 1 ईस्वी की मानी जाती है, और पाली मुख्यतः बौद्ध साहित्य की भाषा मानी जाती है। पूरा बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही प्राप्त होता है। और इस भाषा में अब आप इसके शब्द की व्युत्पत्ति अगर देखें तो संस्कृत शब्द है पंक्ति, उसके बाद इसका जो सरलीकरण हुआ तो पत्ती हुआ, फिर पट्टी हुआ, उसके बाद पल्ली हुआ, और उसके बाद वह पाली शब्द बनता है। और इस शब्द का अर्थ है बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के वचन। इस रूप में हमें बौद्ध धर्म का जितना भी साहित्य है हमें पाली भाषा में मिलता है। और इस कालखंड में यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी तक जो पाली भाषा मिल रही है हमें, इस भाषा के भी हमें 4 रूप प्राप्त होते हैं। इसमें पश्चिमोत्तरी पाली थी, दक्षिणी पाली, मध्यवर्ती पाली और पूर्वी पाली। यह जो विभेदीकरण था, यानी यह जो प्रकार था जो भाषा का मिल रहा था, वह भौगोलिक स्तर पर था। अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों के रूप में पाली का विकास हो रहा था, भाषा का विकास हो रहा था। मुख्यतः अगर हम संस्कृत और पाली में अंतर देखें तो काफी कुछ, संस्कृत हम संयोगात्मक भाषा है और पाली वियोगात्मकता की तरफ यानी सरलीकरण की तरफ अग्रसर थी। वह उच्चारण और व्याकरण दोनों में ही संस्कृत के अपेक्षाकृत अत्यंत सरलीकृत है, उसका रूप बहुत सरल है। और आप देखें कि पाली भाषा में बौद्ध साहित्य मिलता है, उसमें उनके व्याकरण भी मिलते हैं, छंद शास्त्र मिलते हैं, उनका पिटक, अनुपिटक, जातक कथाएं, सभी कुछ धम्मपद आपको पाली भाषा में प्राप्त हो जाते हैं। और यह बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगी कि पाली जन भाषा थी, जनता के बीच में बोली जा रही थी, बौद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा था, और साथ ही साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत भी आगे बढ़ रही थी। संस्कृत भी उसके समानांतर ही चल रही थी, जिसमें निरंतर अनवरत साहित्य लेखन का कार्य हो रहा था। अब बात उसके बाद पाली के आगे पाली की जो स्वरूप है अभी जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी पाली, ये पाली के अलग अलग स्वरूप हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं भौगोलिक स्थिति में। और आगे है प्राकृत। जिस प्राकृत की बात तो मैं अभी आपसे कह रही थी कि पूरे मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत कहा गया, लेकिन प्राकृत पाली के बाद जो भाषा विकसित हुई उसे भी प्राकृत कहा जाता, उसका कोई अलग से नाम नहीं है। और प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। और प्राकृत उस समय की जो प्राकृत थी वो भी सामान्य जन की भाषा थी। प्राकृत जन यानी सामान्य जन, संस्कृत को शिष्ट जन की भाषा मानी जाती है। प्राकृत के अनेक रूप इस समय प्रचलित हो गए थे, सार्वदेशिक भाषा थी, पूरे भारतवर्ष में प्रचलित थी। आप देखें प्राकृत के सौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, कैके, टक, खस, अनेक रूप मिलते हैं। ये जो प्रमुख रूप हैं इसको मैंने अपने स्लाइड शो में दिखाया है, स्लाइड में दिखाया है कि सौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़ इत्यादि, यानी ये भारत के अलग अलग भूभागों में अलग अलग प्रकार से थोड़े बहुत व्याकरणिक अंतरों से बोली जा रही थी। इसके अनेक रूप हमें मिल रहे हैं। और आप देखिए यह पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, इसकी जन भाषा रही है और भाषा का रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि साहित्यिक जगत में पाली में भी लिखा जा रहा है, प्राकृत में लिखा जा रहा है और संस्कृत में भी लिखा जा रहा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतल और मृच्छकटिकम, ये 2 ग्रंथ हैं संस्कृत के। और आप इसकी अगर संवाद योजना देखें तो उस समय उसमें जो उच्च पात्र हैं, जैसे पुरुष पात्र हैं, वो संस्कृत में उनके संवाद हैं, और जो निम्न पात्र हैं जिसमें आपके विदूषक आते हैं, द्वारपाल आते हैं, स्त्रियां आती हैं, वह सभी प्राकृत भाषा में बोलते हैं।
तो यह इस बात का प्रमाण है। यह इस तरीके का प्रयोग शूद्रक ने मृच्छ कटिकम में भी किया है। उनके अलग अलग पात्र अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, यानी दो भाषाएं एक साथ समाज में विकसित हो रही थी। एक भाषा जो पहले से चली आ रही है लौकिक संस्कृत के रूप में, जिसमें मुख्यतः साहित्य लिखा जा रहा था, उसके साथ ही साथ जन भाषा में प्राकृत का प्रभाव बढ़ रहा था। और यह जो दबाव है कि साहित्य में एक संस्कृत का महान साहित्यकार वह उस भाषा में भी लिख रहा है जो उसकी मानक भाषा है, उसके साथ ही साथ एक जन भाषा में भी लिख रहा है। तो यानी आप इस जन भाषा का प्रभाव आप बहुत स्पष्टता हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राकृत का क्षेत्र विस्तार हो रहा था। प्राकृत अनेक ग्रंथ हमें प्राकृत में भी मिलते हैं, और लेकिन इसका जिस तरीके से संस्कृत के ग्रंथों में प्रयोग किया गया, ये इसके सबल होने का ही प्रमाण है। आगे प्राकृत का तृतीय रूप है अपभ्रंश। प्राकृत के बाद यानी 500 ईसा पूर्व के बाद हमें जो भाषा प्राप्त होती है उसको अपभ्रंश कहते हैं। इसका कालखंड 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और जो विविध भौगोलिक स्थितियों के कारण विविध बोलियां हमें प्राकृत में प्राप्त होती हैं, वही उन्हीं बोलियों से अपभ्रंश के भी विभिन्न रूपों का विकास हुआ। जैसे अपभ्रंश के अनेक रूप मिलते हैं, शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण। आप नाम में भी समानता देख रहे हैं, यानी शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ, पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश का विकास हुआ, यानी उसी क्षेत्र की भाषा प्राकृत से वह अपभ्रंश। अपभ्रंश का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अपभ्रंश को अपभ्रष्ट यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप कहते हैं। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। हम बिगड़ा हुआ किसे माने, यानी वह भाषा, दोनों भाषाओं में तुलना है, यानी प्राकृत के तुलनात्मक रूप में अगर हम देख रहे हैं तो अपभ्रंश जो भाषा है उसका रूप बिगड़ा हुआ है, इसीलिए इसे अपभ्रंश कहा गया। देखिए, अपभ्रंश हिंदी भाषा का मूल आधार भाषा अगर हम कहें, क्योंकि अपभ्रंश की ही इन बोलियों से विविध रूपों से हिंदी की विविध बोलियों का विकास हमें प्राप्त होता है। और अपभ्रंश और हिंदी के बीच के एक भाषा की कड़ी है जिसे अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। कई पुस्तकों में अवहट्ट की चर्चा एक नई हिंदी के पुरानी हिंदी के रूप में मिलती है। और लेकिन इसके बावजूद प्रसिद्ध भाषाविद, हिंदी के प्रसिद्ध भाषाविद भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि नहीं, अब अवहट्ट कोई अलग भाषा नहीं है, वह बनती हुई हिंदी का ही, यानी एक नई भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हो रहा था, उसी भाषा का ही एक रूप है। हमें उसे अलग से एक नई भाषा के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। तो कई पुस्तकों में मिलता है और कई पुस्तकों में नहीं मिलता है। मैं यहाँ पर अपनी बात को, चूंकि भोलानाथ तिवारी हिंदी के जाने माने भाषाविद हैं, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ क्योंकि अवहट्ट को अलग भाषा नहीं मानना चाहिए, उसे हिंदी का ही प्रारंभिक रूप माना जाना चाहिए। तो देखिए, अपभ्रंश के इतने रूप आपको साथ स्लाइड में दिखाई पड़ रहे होंगे, शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। और इन्हीं रूपों से हिंदी के अलग अलग बोलियों का विकास हुआ है। जैसे जो शौरसेनी अपभ्रंश है, उसी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ। पैशाची से लहंदा और पंजाबी का, ब्राह्मण से सिंधी भाषा का विकास हुआ है, महाराष्ट्री से मराठी का, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया का, और अर्धमागधी जो अपभ्रंश थी उससे आधुनिक आर्य भाषाओं में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अब आप देखिए कि अपभ्रंश से किस प्रकार हिंदी की विभिन्न बोलियों का विकास हो रहा है। जब हम कहते हैं कि हिंदी 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों का समुच्चय है, तो इन्हीं जो अलग अलग उपभाषाएं, जैसे पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है और इससे अनेक बोलियों का विकास हिंदी में हुआ है। तो इन्हीं उपभाषाओं से आगे चलकर हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। अपभ्रंश का जो कालखंड है वह है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और अगर हम हिंदी साहित्य का आदिकाल देखें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं वो है सिद्ध कवि सरहबा। और सरहबा का जो समय है वह है 769 ईस्वी। 769 ईस्वी में सरहबा का कालखंड माना जाता है, वह हिंदी के प्रथम कवि हैं। मेरे कहने का आशय यह है
कि अपभ्रंश के समानांतर ही उस समय साहित्यिक भाषा भले ही अपभ्रंश रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदी का विकास होना शुरू हो गया था और हिंदी जन भाषा के रूप में अब जनता के बीच में प्रचलित होने लगी थी। एक नई भाषा का निर्माण हो रहा था। अगर हम सरहपा के में ही देखें, सरहपा के दो तरीके के साहित्य मिलता है सरहपा के साहित्य में। पहला है दोहा कोश। दोहा कोश में जनता को संबोधित करते हैं, माफ कीजिएगा कि वो जनता को संबोधित करते हैं और वह अपनी बात, अपने विचार और बायाडंबर का खंडन करते हैं, अपने विचारों को जनता के बीच में रखते हैं। तब वे जन भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी उस समय जो जन भाषा थी यानी हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो चर्या पद लिखते हैं यानी अपने सिद्धांतों का निरूपण काव्य में करते हैं, और उनकी जो संध्या भाषा है वो अपभ्रंश की भाषा है, कूट भाषा होती है संध्या भाषा, वो अपभ्रंश में है। यानी साहित्यिक भाषा के रूप में अपभ्रंश चल रही थी और जन भाषा के रूप में एक नई भाषा यानी हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। तो हम यह मानते हैं, हमारा यह मानना है कि अपभ्रंश के विविध रूपों से, आपको आगे की स्लाइड में आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आप देखिए कि पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, कौरवी, हरवाणवी, बुंदेली आदि का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी उपभाषा से अवधी, बघेली का विकास हुआ। और भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं। राजस्थानी से मारवाड़ी आदि का विकास हुआ। पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। और बिहारी से देखिए भोजपुरी, मगही, मैथिली का बिहारी उपभाषा से विकास हुआ। तो इस प्रकार से हिंदी का विकास हमें संस्कृत के विविध चरणों से होता हुआ हमें यह दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश के विविध रूपों से हिंदी के विविध बोलियों का विकास हुआ और हिंदी का एक स्वरूप विकसित हुआ। बहुत बढ़िया अनुपमा जी। लेकिन ये जो शब्द है हिंदी, भाषा का नाम हिंदी, ये कहाँ से आया? हिंदी नाम कब से पड़ा और कहाँ से आया ये? जी देखिए, हिंदी नाम, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत का शब्द है सिंधु, और सिंधु हम सबको पता है कि सिंधु एक नदी का नाम है। तो सिंधु शब्द से व्युत्पत्ति हिंदी की मानी जाती है। और कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। सिंधु शब्द जब ईरान पहुंचता है तो वहां पर उसका नामकरण हो जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वो हिंदू शब्द में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ईरान की जो भाषा है, ईरानी भाषा में सा का परिवर्तन हा में हो जाता है और वहां पर सिंधु हिंदू में परिवर्तित हुआ और हिंदू से हिंद शब्द बना। और यहाँ का जो प्राचीनतम प्रयोग है, मतलब सबसे पहला जो हिंदू शब्द का प्रयोग देखते हैं वह है वहां के ईरान के सम्राट दारा के अभिलेखों में, अवेस्ता ग्रंथों में और बेंदिदाद जो ग्रंथ है उनका, वहां पर इस शब्द का प्रयोग मिलता है। वहां पर बार बार मैं बताऊं कि वहां पर हत्त हिंदू, सप्त सिंधु के लिए वहां पर बेंदाद ग्रंथ में उनके हत्त हिंदू शब्द आता है। और इससे हमें पता चलता कि कैसे सा हा में परिवर्तित हुआ, हत्त हिंदू। और आप देखिए यह सप्त सिंधु प्रदेश जो था भारत का, उसका द्योतक है। और बाद में कालांतर में जैसे जैसे ईरान के लोग भारत के अलग अलग भूभागों से परिचित होते गए, उनका क्षेत्र विस्तार होता गया, वह भारत के अलग अलग भाग से परिचित हुए, तो जो ये शब्द है हिंदू, वह उसका विस्तार होता गया। हिंदू शब्द असल में भारतवर्ष का प्रतीक है, भारतवर्ष का द्योतक है। बाद में यह शब्द, इसमें हिंद जो ऊ की मात्रा है वह विलुप्त हो गई और यह शब्द बन गया हिंद। और उसमें एक प्रत्यय लगा और इससे शब्द बना हिंदी, कि सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदीक, एक प्रत्यय लगा, हिंद धन एक, और बनता है शब्द हिंदीक। और हिंदीक का मतलब है हिंद का, यानी भारतवर्ष का। तो पहले जो यह शब्द था वह भारतवर्ष का द्योतक था। और वहां बाद में, अब आप देखिए यही हिंदी शब्द मैं आपको बताऊं, जब यह यूनानी भाषा में पहुंचता है तो वहां बन जाता है हा का, वहां ई हो जाता है, वहां हो जाता है इंडी। और जब ये अंग्रेजी में पहुंचता है यह शब्द, तो यूनानी से अंग्रेजी में पहुंचता है तो इंडीक से बन जाता है इंडिया। और
हम सबको पता है कि भारत के लिए अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग मिलता है। और आप देखिए कि हिंदी हिंदी शब्द भी हिंदीक से ही विकसित उसका रूप है। हिंदीक मतलब हिंदी का, यानी हिंद प्रदेश का, भारत वर्ष का। यह शब्द दो तरीके से मतलब प्रयुक्त होता है। पहला तो भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है, और दूसरा हिंद प्रदेश यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भी प्रतीक है, क्योंकि इकबाल लिखते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। वहां पर जो हिंदी शब्द है वह भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं है, वह भारत देश के निवासियों के लिए प्रतीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस शब्द का भाषा के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग मतलब जो प्राचीनतम प्रयोग मिलता है वह शफरुद्दीन जैदी की पुस्तक है जफरनामा। उस पुस्तक में 1424 के आसपास यह पुस्तक मिलती है। उस पुस्तक में सबसे पहला जिक्र भाषा, हिंदी शब्द भाषा के लिए मिलता है, जबकि इसका प्रयोग इसके पहले भी हिंदी की विविध बोलियों के लिए इसका प्रयोग मिलता है। हिंदुई, हिंदवी, हिंदवी शब्द प्रयोग हमें पहले से मिलता है, और अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों के लिए मिलता है। अगर आप पद्मावत देखें, उससे पहले मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जो है हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम। जवाब, मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ और अपना जवाब हिंदवी में देता हूँ, हिंदवी भाषा में देता हूँ। इस पंक्ति में अमीर खुसरो जिस हिंदवी की बात करते हैं वो दिल्ली के आसपास की जो बोली थी, यानी खड़ी बोली, लगभग खड़ी बोली, उस भाषा की बात करते हैं। लेकिन आप आगे हम अगर देखें कि नूर मोहम्मद की पुस्तक है खालिक बारी, खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों शब्द आता है। हिंदी शब्द 5 बार आता है और हिंदवी शब्द करीब लगभग 30 बार आता है, और यह दोनों शब्द एक ही भाषा के लिए प्रयुक्त हैं। वहीं पद्मावत में पद्मावतकार मलिक मोहम्मद जालसी कहते हैं तुर्की अरबी हिंदवी भाषा देते आए जह मग महमार्ग प्रेम कर सबह सराहें ताए। अब आप जानते हैं कि पद्मावतकार की भाषा अवधी थी, तो उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदवी शब्द का प्रयोग अपनी अवधी भाषा के लिए किया। उसी तरीके से गिरधर कविराय थे, उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रज भाषा के लिए किया। वे कहते हैं हिंदी माही फकीर के अक्षर ला गए थी। तो मेरे इन उदाहरणों का आशय मात्र इतना है कि जो मध्य देश में यानी भारत में हिंदी की जो अलग अलग बोलियां प्रचलित हैं, हिंदी प्रदेश में हिंदी शब्द का प्रयोग अलग अलग बोलियों के लिए अलग अलग कवियों ने किया। और यहाँ तक कि मीर हैं, जो कवि मीर हैं, वे भी अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं। तो इस तरीके से हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जा रहा था। और मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि अधिकांश लोग हिंदू या हिंदवी भाषा को जो एक हिंदुओं की भाषा मानते हैं, और हिंदू को मुसलमानों की भाषा, एक शब्द और है हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग। और यह भाषा की नीति बाद में आगे आधुनिक काल में बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हुई कि भाई भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग मिलता है वह भी हिंदी भाषा के रूप के ही पर्यायवाची के रूप में मिलता है। और आधुनिक काल तक आते रहते, लेकिन दोनों में अलगाहट हो गई थी, क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार यानी गारसा दत्तासी, जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, उनका जो ग्रंथ का नाम है इस्तवारदाला लिटरेच्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। यहाँ पर हिंदुई और हिंदुस्तानी दो शब्दों का प्रयोग है। क्यों होता है प्रयोग? उसका कारण यह है, हिंदुई मतलब हिंदी और हिंदुस्तानी मतलब हुए उर्दू, क्योंकि गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही रचनाकारों का प्रयोग, रचनाकार के ग्रंथों का विवरण मिलता है। तो आप स्पष्ट रूप से देखिए 1813 में लिखा गया ग्रंथ है, और इसमें आप देखिए कि स्पष्ट 1813 तक ये दोनों अलग अलग भाषा के लिए इनका प्रयोग होना लगा था। लेकिन जब शुरुआत हुआ हिंदुस्तानी शब्द का, तो यह हिंदी का ही प्रतीक थी। हमें सबसे पहले
हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग तुझके बाबरी में मिलता है, और वहां उसके बाद यह शब्द वहां से शुरू होता है, यानी मध्यकाल में यह शब्द प्रचलित हुआ और वहां से यह शब्द मिलना शुरू होता है। हिंदी और हिंदवी के समानार्थी रूप में शुरू हुआ। कालांतर में हिंदी में हिंदी के वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द ज्यादा थे, उसके लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलने लगा, और हिंदी शब्द उस भाषा के लिए, हिंदवी शब्द, हिंदुई शब्द उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुतायत मात्रा थी। यहाँ पर मैं यह बात भी स्पष्ट कर दूं कि यह 1850 ईस्वी के आसपास हिंदुस्तानी शब्द मिलना हमें बंद हो जाता है और प्रमुखता से उसकी जगह पर उर्दू शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से मिलने लगता है। यहाँ चर्चा उर्दू की भी हो जानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि हिंदी और उर्दू केवल भाषा का विभेद केवल और केवल शैली के रूप में है, बाकी उनकी जो क्षेत्र है वह एक ही जैसा है, उनका जो कथ्य है, उनके जो भाव हैं वो भी एक ही जैसे हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जो इस बात का हिमायती है कि उर्दू साहित्य को भी हिंदी साहित्य के इतिहास इत्यादि में शामिल किया जाना चाहिए। यह एक अलग प्रसंग है, शामिल किया जाए या ना किया जाए, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उर्दू शब्द भी प्रयोग में कैसे आया, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगी। देखिए, उर्दू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा, तुर्की भाषा में, क्योंकि यह तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू, और इसीलिए कहीं कहीं आपको उर्दू बाजार भी शब्द मिलता है। वहां पर शाही खेमे के जो बाजार होती थी, यानी जो सैनिक छावनियां लगती थी, उसके जो बाजार होते थे उनको उर्दू बाजार कहा जाता था। तो अब उर्दू शब्द का उर्दू भाषा के लिए कैसे प्रयुक्त होने लगा, तो देखिए कि मुगल बादशाह के जो फौजी पड़ाव थे उनके बीच में विविध एक भाषा का विकास हुआ। वह भाषा ऐसी थी जिसमें पंजाबी, हरियाणवी, करवी और ब्रज यानी पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, उन बोलियों का प्रभाव और अरबी, फारसी और तुर्की इन शब्दों का मिला जुला रूप एक उनकी छावनियों में, यानी कुछ सैनिक उनके जो है भारतीय सैनिक भी थे और साथ ही साथ उनके अपने सैनिक भी थे, तुर्की सैनिक भी थे। तो इस तरीके से आप हिंदी की विविध बोलियां और तुर्की, अरबी और फारसी से मिलकर एक नई भाषा का विकास हुआ, जिसे कहा जाता था जबान ए उर्दू मुअल्ला। जबान ए उर्दू मुअल्ला, ये पूरा ये भाषा का नाम था, जिसे संक्षेप में उर्दू कहा गया, यानी सैनिक छावनियों की भाषा। तो बाद में देखिए उर्दू के लिए जो शब्द मिलते हैं वो हिंदी और रेख्ता भी मिलते हैं, और हिंदुस्तानी शब्द भी उर्दू के लिए मिलता है। लेकिन 1850 ईस्वी के बाद उर्दू शब्द का ही प्रयोग मिलने लगा। और आपको पता होगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जब गद्य का विकास हो रहा था, तब जब भाषा बन रही थी, तो इस बात पे बड़ा जोर दिया गया कि आधुनिक हिंदी की जो भाषा है, आधुनिक हिंदी की भाषा वो कैसी होनी चाहिए, यानी ब्रज भाषा के बाद जो खड़ी बोली का आधार मान के जो भाषा विकसित हुई आधुनिक काल में हिंदी की, वो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इस पर दो मत थे। कुछ विद्वान यह मानते थे कि ऐसी भाषा हो जिसमें अरबी, फारसी के शब्द हों, और दूसरा खेमा था, दूसरा पक्षकार यह कहता था कि नहीं, इसमें संस्कृत के शब्दावलियां ज्यादा प्रयुक्त होनी चाहिए। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद, दो विद्वान ऐसे थे जो भारतेंदु से पहले आते हैं, यानी करीब 1857 से पहले जो राजा आते हैं, ये दो विद्वान आते हैं और ये बात कहते हैं अलग अलग की भाषा कैसी होनी चाहिए, जो नई भाषा विकसित हो। तो आगे चलकर जब इसमें साहित्य यानी खड़ी बोली का साहित्य जब से शुरू होता है, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा जाना शुरू होता है, और प्रथम साहित्यकार हम भारतेंदु को मानते हैं, तो भारतेंदु ने इस दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया। यानी उन्होंने ना तो बहुत अधिक संस्कृत निष्ठ शब्दावलियां ली और ना ही उन्होंने अरबी फारसी के क्लिष्ट शब्द लिए। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोल चाल में जो बहुत अधिक जनसामान्य के बीच में उर्दू के शब्द घुल मिल गए थे, उनको भी शामिल, मतलब उर्दू नहीं, अरबी फारसी के शब्द घुल मिल गए थे,
उनको भी शामिल किया और मूल आधार उन्होंने संस्कृत का रखा। तो गांधी जी ने भी जिस स्वरूप को हिंदुस्तानी कहा है, जिस भाषा को हिंदुस्तानी कहा है, वह भाषा भी इसी प्रकार बोल चाल की ही भाषा थी, जिसमें सभी प्रकार की बोलियों का, सभी प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग हमें मिलता है। तो यह बात कहना कि किसी मत विशेष को मानने वाली की भाषा हिंदी है या उर्दू है, उर्दू में देखिए मैं यह मानती हूँ कि केवल शैली का विभेद है, बाकी अब उर्दू एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो रही है और हिंदी से उसका बहुत अधिक अलगाव हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब शुरुआती दिनों में वह केवल और केवल शैली का ही विभेद था, जिसे अलग अलग लिपियों में लिखा जाता। अनुपमा जी, आपने जो एक्सप्लेन किया उसके बाद मैं दोबारा हिंदी पर आती हूँ, हिंदुस्तानी को छोड़ते हुए। हिंदी का स्वरूप और क्षेत्र कैसा था, क्या रहा, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, हिंदी का क्षेत्र आपके स्लाइड में ये देखिए एक भारत का नक्शा है और इस नक्शे में आप हिंदी का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र देख रहे हैं। और हिंदी के क्षेत्र, आज तो हिंदी भारत में ही नहीं विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से है, प्रमुख भाषाओं में से है। हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। तो इसके जो क्षेत्र हैं, तो देखिए इसके क्षेत्र का जो अलगाव है, यानी जो विभेद है, वो 3 प्रकार से इसके क्षेत्र को हम मान सकते हैं। पहला है हिंदी क्षेत्र, जिसमें आप इस नक्शे में भी देखें, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा छत्तीसगढ़, ये सारा क्षेत्र आता है। और गौड़ रूप में आप देखें तो पंजाब और भी क्षेत्रों में, यानी कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में भी और भारत के अन्य भागों में भी हिंदी स्पष्ट रूप से बोली समझी जाती है और विचार विनिमय की भाषा है। इसके अलावा एक रूप महानगरों में भी हिंदी का मिलता है, जिसको बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी कहते हैं। यह वह रूप है भाषा का जो वहां, जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अन्य भाषा के क्षेत्र में गए, वहां पर वो रहने लगे, महानगरों में रहने लगे, जैसे मुंबई आदि क्षेत्रों में, अहमदाबाद, शिलांग और कलकत्ता इत्यादि क्षेत्रों में हिंदी भाषी प्रदेश के लोग गए, अपनी साथ में भाषा लेकर गए, अपनी संस्कृति लेकर गए और वहां जाकर उन्होंने वहां के भी शब्दों को सीखा और एक नए प्रकार की भाषा को जन्म दिया, जिसका आधार हिंदी की बोलियां हैं। और तीसरा, भारत से इतर क्षेत्र अगर देखें तो भारत के बाहर भी अनेक देश ऐसे हैं जहां हिंदी बोली जाती है, जिसमें मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनाड आदि ऐसे देश हैं जहां पर बहुतायत मात्रा में भारतवंशी हमें मिलते हैं और वह हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस बात का आधार आप देखिए, हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी की यह पुस्तक है, उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध भाषाविद हैं और उनके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि अनेक ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी को, जहां के लोग, जहां पर भारतवंशी रहते हैं और हिंदी का प्रयोग करते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक पे एक भाषा, उन्होंने एक बोली बताई है जिस पर हिंदी का बहुत अधिक प्रभाव मिलता है, जिसका नाम है ताजुज़बेकी। ताजुज़बेकी सोवियत संघ में तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र हैं दोनों, और वहां पर एक बोली बोली जाती है जिसको हम कहते हैं ताजुज़बेकी। और यह बोली दक्षिणी राजस्थानी, कौरवी, हरियाणी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप है। दक्षिणी राजस्थानी, कौरवी, हरियाणी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप, जो सोवियत संघ में एक नई भाषा और बोली का जन्म देता है। उसी तरीके से जो भाषा फिजी में मिलती है, जो हिंदी फिजी में बोली जाती है, वह ब्रज, भोजपुरी और अवधी भाषा का मिला जुला रूप है। और जो मॉरिशस, सूरीनाम, दक्षिणी अफ्रीकी, गियानाई आदि देशों में बोली जाती है, वह भोजपुरी का ही एक रूप है। तो इस तरीके से हिंदी का जो क्षेत्र विस्तार है वो अत्यंत विस्तृत है। मैं यहाँ पर हिंदी भाषा के क्षेत्र के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत सुंदर अनुपमा जी। तो इससे पहले कि हम अपने श्रोताओं से प्रश्न ले, एक बार मैं जानना चाहूंगी कि पूरा जो सफर था हिंदी का, उसे आप
संक्षेप में कैसे बताना चाहेंगे कि हिंदी का शुरू से लेके आज तक का सफर कैसा रहा? जी, हिंदी के शुरुआती दौर से लेकर अगर सफर हम देखें तो मेरे हिसाब से इस सफर को हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों के साथ साथ देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हम एक समग्र रूपरेखा खींच सकेंगे। तो आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी के पहले कवि सरहपा हमें 8वीं शताब्दी मध्य से मिलना शुरू हो जाते हैं, और वहां से हम हिंदी भाषा की शुरुआत हम देखते हैं। और 1000 ईस्वी के बाद हिंदी भाषा में बहुत प्रचुर साहित्य हमें मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वह रासो साहित्य है, चाहे वह विद्यापति काव्य है, अमीर खुसरो साहित्य है। तो यह जो साहित्य है, यानी जितना सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, यह हिंदी का प्रारंभिक रूप है, जहां हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की बनावट और गुनावट क्या है। हिंदी की एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, वहां पर हम स्पष्टता हिंदी की अनेक बोलियों का विकास देख सकते हैं। जैसे सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं, जैसे सरहपा की भाषा मुख्यतः ब्रज है, और उसमें अनेक बोलियों का मिश्रण और अनेक बोलियों के क्रियापद व्याकरण के शब्द पाए जाते हैं। और जब हम नाथ साहित्य में देखते हैं, गोरखनाथ का साहित्य देखते हैं जो जन भाषा में लिखा गया है, तो वहां पर हम अनेक बोलियों का प्रभाव, जैसे पूर्वी हिंदी के बोलियों का प्रभाव, अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग देखते हैं। रासो साहित्य अगर उठाएं तो हम राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रभाव देखते हैं। जो रासो साहित्य में का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए कि हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में ही हिंदी की विविध बोलियों का विकास हो रहा था, सभी में साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ था। और अगर आप अमीर खुसरो को देखें तो अमीर खुसरो का जो साहित्य हमें मिलता है, उनकी जो मुकरियां मिलती हैं, उनकी जो गजलें मिलती हैं, वह सभी हमें खड़ी बोली में मिलती है। खड़ी बोली के आदि कवि हम जो है अमीर खुसरो को ही मानते हैं। और उस यानी 1000 ईस्वी तक भाषा का स्वरूप स्थिर होने लगा था, और भाषा व्याकरणात्मक रूप से भी पूरी तरीके से बन गई थी। और हम जब हिंदी साहित्य के मध्यकाल को देखते हैं, यानी भक्ति काल तक आते आते, कबीर, तुलसी, जायसी और सूर तक आते आते भाषा का पूरा निर्माण हो चुका था। और इसीलिए कबीर ने बहुत ही मुखर होकर कहा है, संस्कृत कूप जल भाखा बहता नीर। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं अपनी बात संस्कृत में कहने वाला नहीं है, मैं अपने विचार किस भाषा में रखूंगा, जन भाषा में रखूंगा, जिसे वो भाखा कहते हैं। तो मध्यकाल का जो साहित्य यानी पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, जिसे हम हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं। अब आप देखिए कि ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होती है। उसमें वैसे तो कबीर की भाषा ब्रज भाषा में मुख्यतः वो पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, लेकिन उसमें उसकी जो आधार भाषा है, उनकी जो आधार भाषा है वो ब्रज भाषा है, और साथ साथ उसमें अनेक बोलियों का, जैसे राजस्थानी, अवधी और भोजपुरी शब्दों का मिश्रण मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो संत थे, वह भारत भ्रमण करते थे, जहां पहुंचते थे, जहां के लोगों को संबोधित करते थे, उनकी बोली में, उनकी भाषा में संबोधित करते थे। तो इसीलिए जो कबीर की साखियां हैं, उसमें अनेक भाषा का मिश्रण आपको, अनेक भाषा नहीं, अनेक बोलियों का मिश्रण आपको प्राप्त होता है। बहुत बोलियों का वैविध्य है। और उसके बाद अगर आप जायसी की भाषा देखें, यानी सूफी साहित्य जब लिखा गया भक्ति काल में, तो पूरा अधिकांश सूफी साहित्य अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी हिंदी की प्रमुख बोली है, जो अवध प्रांत में, उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में विकसित है। आज भी वो बोली में उसमें आज भी साहित्य लिखा जा रहा है। और आप देखिए कि राम कथा यानी राम साहित्य जो मिलता है, राम भक्ति शाखा का जितना भी साहित्य है, वह भी पूरा अवधी भाषा में ही प्राप्त होता है। तो आप देखिए कि भक्ति काल में 2 भाषाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, और
व्याकरणात्मक स्तर उनका इतना सुदृढ़ है कि एक तरफ तो सूरसागर जैसा ग्रंथ लिखा जा रहा है, कबीर का बीजक लिखा जा रहा है, मीरा की पदावली मिल रही है आपको, और दूसरी तरफ पद्मावत और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा जा रहा है। भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है अपने कवि की मन स्थिति और उसी समय आप देखिए, और वह अपने जनमानस की आकांक्षाओं को व्यक्त करने में पूर्णतया सामर्थ्यवान है। आप अगर रामचरितमानस उठाकर देखें तो रामचरितमानस मुख्यतः अवधी भाषा में लिखा गया है और उसमें संस्कृत भाषा के शब्दों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप पद्मावत उठाकर देखें तो पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी भाषा, वह लोक भाषा है जो जनता के बीच से उठी हुई थी, जिसमें जनता की सामान्य जन बातचीत करते थे, बोलचाल की जो भाषा थी। तो कहने का आशय यह है कि मध्यकाल की यानी भक्ति काल की भाषा इतनी सुष्ठु थी, इतनी सुदृढ़ थी कि वह जन बोली के साथ साथ साहित्यिक भाषा के रूप में भी अपना प्रभाव छोड़ रही थी। और कालांतर में आप देखिए कि जब सूर साहित्य हम देखते हैं तो सूर साहित्य में हम ब्रज का परिनिष्ठित रूप, सुसंस्कृत रूप देखते हैं। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया, सूरसागर ही नहीं, कृष्ण काव्य, पूरा कृष्ण काव्य आपको ब्रज भाषा में प्राप्त होता है। ब्रज भाषा का साहित्य आप उठाकर देखें तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह भाषा किसी अन्य भाषा से न्यूनतम है या दोयम दर्जे की है। एक से एक सुंदर पदावलियां आपको ब्रज भाषा में प्राप्त होगा। सूर साहित्य तो इतना मधुर है, इतना सौंदर्यशाली है कि जब वह कहते हैं ठुमक चलत, कि कैसे राम चल रहे हैं, जब तुलसीदास लिखते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यह भजन आप इसको सुने तो और अगर आप इसका दृश्यांक आप आंख बंद करके आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, एक छोटा सा बालक अपने पैर में पैजनी पहन के चल रहा है। आप भाषा की बिंब धर्मिता देखिए, भाषा की का सामर्थ्य देखिए कि यह भाषा इतनी सामर्थ्यवान है कि अपनी एक पंक्ति में पाठक के मानस में इतना गहन प्रभाव डाल रही है। और जब सूर लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं प्रभु के चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना करती हूँ तो आप देखिए कैसे सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क पे उस भाषा का प्रभाव विकसित हो जाता है। और वहीं पर मीराबाई जब लिखती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो वहां पर भी मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तो आप देखिए वहां पर भी उसका जो प्रभाव है वह पूर्णतया पाठक के मन में पड़ता है। और उस काल में नहीं आप वहां से लेकर आज तक बहुत बड़ा समय बीत गया है। आज ब्रज भाषा या अवधी भाषा हमारी भाषा, मतलब आज मानक हिंदी की भाषा नहीं है, फिर भी हम उसके अर्थ को ग्रहण करने में सामर्थ्यवान हैं। यानी हिंदी अपनी शुरुआती दौर से ही इतना परिनिष्ठित रूप से विकसित हुई कि अपनी विचारों को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है। और उसके बाद अगर आप उत्तर मध्य काल आते हैं यानी रीतिकाल में आते हैं तो आप देखते हैं बिहारी हैं, घनानंद हैं, मतीराम इत्यादि हैं जो रीतकालीन कवि हैं। भले वह साहित्य दरबारी है परंतु गागर में सागर भरने का काम तो ब्रज भाषा में इसी काल के कवियों ने किया है। यानी छोटे से दोहे में बिहारी ने इतनी बड़े बड़े चमत्कार, इतनी बड़ी अर्थवत्ता उन्होंने भरी, यह भी भाषा का ही चमत्कार है। और जितना भी रीतकालीन काव्य है वह भाषा के विकास में देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ब्रज भाषा को वो उत्कर्ष तक ले जाता है। वह बताता है कि भाषा का अधिकतम विकास कहाँ तक हो सकता है। और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के बाद हिंदी के जो आधुनिक काल है और आधुनिक काल में एक नई प्रकार की भाषा का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं खड़ी बोली, जिसका आधार बनती है। क्योंकि आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह गद्य काल कहलाता है। अभी तक तो हमें काव्य ही मिलता था, आधुनिक काल में हमें गद्य भी प्राप्त होता है। तो गद्य किसमें लिखा गया, तो बात यह हुई कि भाई
ब्रज भाषा को छोड़कर एक ऐसी भाषा का विकास किया गया जिसमें गद्य और काव्य दोनों लिखा जा सके, जिसका आधार खड़ी बोली बनी। और जो वर्तमान मानक स्वरूप है हिंदी का, वह उसका आधार यही खड़ी बोली है। जो पश्चिमी हिंदी से जिसका विकास माना जाता, कौरवी इसका दूसरा नाम इसका कौरवी भी माना जाता है। तो इस प्रकार से, और यह खड़ी बोली भी शुरुआती दौर के जो कवि हैं, यानी भारतेंदु युग के कवि, तो ब्रज भाषा में काव्य लिखते थे और गद्य वो खड़ी बोली में लिखते थे। उन्होंने माना कि खड़ी बोली में काव्य लिखना संभव नहीं है, परंतु द्विवेदी युग तक आते आते, यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ में हम देखते हैं कि काव्य और गद्य की भाषा का एकीकरण होता है। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी इसमें अपनी महती भूमिका निभाते हैं। और छायावाद काल का जो काव्य हम उठाकर देखें तो हमें यह पता चलता है कि खड़ी बोली भी, जिसे बहुत ही कर्कश बोली माना जाता था, वह भी काव्य रचना में कितनी सामर्थ्यवान है। जब संध्या सुंदरी का वर्णन होता है और वो कहता है कि दिवसावसान का समय मेघमय आकाश से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे, तो आप इसका चाक्षुष बिंब देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में किस प्रकार से धीरे धीरे संध्या सुंदरी यानी संध्या पूरे प्रकृति में व्याप्त हो रही है। या फिर अगर आप पंत की कविता नौका विहार पढ़ें, सैकत सैया पे दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो आप देखिए इस भाषा की जो मधुरता है, इस भाषा के जो वाक्य विन्यास है, यह जो भाषा है वह कहीं भी ब्रज भाषा की मधुरता से कम नहीं है। तो आप एक एक सतत विकासमान प्रक्रिया हम भाषा में देखते हैं। इसकी बहुत लंबी साहित्यिक धारा है, जिसमें पूरा लगभग 1000 वर्ष का साहित्य निहित है। इसके साथ ही साथ साहित्य के अनेक रूप, कविता के अलावा गद्य के अनेक रूप, जिसमें निबंध, आलोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग, डायरी, रिपोर्टाज, बहुत सारी विविध अनेकानेक रूप विकसित हुए और सभी को वाणी प्रदान करने में, सभी प्रकार के साहित्य रूपों को प्रकट करने में हिंदी भाषा पूर्णतया सामर्थ्यवान है। इसके साथ ही साथ हिंदी में ज्ञान साहित्य भी लिखा गया, यानी चिकित्सा जगत की पुस्तकें, भूगोल इत्यादि की पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें भी हमें समानांतर में यह साहित्य लिखा गया। तो यह भी, यानी हिंदी भाषा पूरी तरीके से सामाजिक मांग के अनुसार, यानी हमारे समाज में जिस प्रकार से भाषा की आवश्यकता पड़ती है, भाषा अपने रूप को उसी प्रकार से परिवर्तित करते हुए इतनी सामर्थ्यवान है कि वह अपने हिंदी के जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। उत्तम विश्लेषण अनुपमा जी। क्या हमें हिंदी को उर्दू मुक्त कर देना चाहिए, इस पर बात। सर देखिए, अगर हम यह कहें कि देखिए उर्दू हिंदी का ही एक रूप है, जिसमें अरबी, फारसी और भाषा के शब्द ज्यादा मिलते हैं, तो सर हम पूरी तरीके से अरबी फारसी भाषा के शब्दों से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वह तो जन भाषा में शामिल हो गया है। यानी जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, अगर वो हमारे समाज में, ठीक है हम मानते हैं कि, मैं यह बात मानती हूँ कि आप उसे साहित्य से हटा सकते हैं। जो साहित्यकार है वो अपनी रचनाओं में हिंदी का मतलब अरबी फारसी के शब्दों को हटा सकता है, वह प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अरबी फारसी के जो शब्द समाहित हो गए हैं, हिंदी शब्द भंडार में जो शब्द आ गए, तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हमें उन शब्दों को हटाना नहीं चाहिए, अलगाना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि हमें और शब्दों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर हमें शब्द भंडार की आवश्यकता पड़ती है, हिंदी में और शब्द संपदा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उसे अपनी बोलियों से, अन्य भारतीय भाषाओं से लें। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे सर ने कहा कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनके शब्दावलियों को लेना चाहिए। सर यह बात एकदम सही है। अगर हम हिंदी
शब्द भंडार में दक्षिण भारतीय शब्दावलियां शब्द को बढ़ाएंगे तो निसंदेह जो भाषाई क्षेत्र पर जो एक विभेदीकरण है, तमिल तेलुगु और और हिंदी का जो झगड़ा है, यानी दक्षिण भारत में आप जाइए तो हिंदी में काम करना और हिंदी में बात करना कई राज्य में लोग पसंद नहीं करते हैं। इस चीज को हम कम कर सकते हैं। यह बात सर विचारणीय है और स्वागत योग्य है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा झुकाव किधर हो, क्योंकि वह भाषाएं भी संस्कृत से ही निकली हैं। उनके सहयोग में अगर हिंदी का स्वरूप विकसित हो तो निसंदेह हिंदी का जो क्षेत्र हो वो व्यापक होगा। मैं ये जानना चाहती थी कि आपने कहा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जब बाहर से जो लोग आए उन्होंने सिंधु को ह स की जगह ह कह दिया और वो सिंधु दरिया तो या सिंधु नदी तो प्राचीन काल से सिंधु सरस्वती हमारी सभ्यता रही है। तो अगर ये सही है तो मैंने कहीं बहुत रिसेंटली कहीं पढ़ा कि यजुर्वेद में, ऋग्वेद में प्योर भाषा का इस्तेमाल हुआ है, प्योर भाषा यूज हुई है। वेरे यजुर्वेद में स की जगह ह, क्ष की जगह ख, इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ के भी काफी लोग, यहाँ के भी हमारे इंडिजिनियस भी काफी लोग जो हैं वो स की जगह हो बोलते थे। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये हिंदी या हिंदू शब्द उनकी देन ना हो, यहाँ के लोग भी शायद बोलते हों? जी ऐसा है मैम कि इस पर एक भाषाविद हैं रामविलास शर्मा जी, प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं, उनका भी एक मत है। वह भी यही बात, जो बात आप यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं, वो ये बात बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ईरानी भाषा में मिलते हैं जहां पर सा का प्रयोग होता है, बहुत आसानी से होती है। देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है, इसमें इस बात की जिक्र है, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं उसमें है कि रामविलास शर्मा जी ने इस बात पर आपत्ति की कि जो अधिकांश भाषाविद यह मानते हैं कि भाई सा से हा हो गया ईरानी भाषा में। तो वे कहते हैं कि अगर ऐसा ही था तो ईरानी भाषा के शब्द है साजिदन, सखन इत्यादि, तो वहां पर वो सा से कैसे शुरू हो सकते हैं अगर उनके यहाँ सा ध्वनि ही नहीं है। तो वहां पर एक वो मत देते हैं कि उन्होंने बताया कि सा और हा की जो ध्वनि परिवर्तन है ये कश्मीरी भाषा में मिलता है, कश्मीरी भाषा में मिलता है। और जो सा और हा का ध्वनि परिवर्तन है और वह भी ईरान, वो उनका यह मानना है कि ईरान में यह जो शब्द है वो कश्मीर से होता, कश्मीरी भाषा से होता हुआ वहां गया है। वे ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग यह जो शब्द परिवर्तन है वो एक ब्राहुवी भाषा थी उससे जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यह मतलब सीधे सीधे वहां नहीं गई है, ईरान नहीं गई है। सिंधु शब्द पहले या तो कश्मीरी भाषा में गया, वहां पर सा से हा बना, और ईरान के लोग कश्मीर गए अपने व्यापार के लिए, वहां पर उन्होंने सिंधु के लिए हिंदू सुना और वे वहां से उसको लेकर गए और वे भी हिंदू शब्द का प्रयोग करने लगे। लेकिन जो मूल मान्यता है, अभी तक जो शोध इत्यादि हुए हैं और जो अधिकांश विद्वान मानते हैं, तो जो बात आपको मैंने बताई कि ईरानी भाषा में सा का हा हो जाता है, यही बात वो मानते हैं। लेकिन बहुत संभावना है कि सीधे ईरानियों ने नहीं, यानी ईरानी भाषा में नहीं, फारसी में ही नहीं कहा गया हो कि सा का हा हुआ हो, वो पहले कश्मीरी भाषा में कहा गया होगा, ब्राहुवी में कहा गया होगा, फिर वो वहां से ईरानियों ने प्राप्त किया होगा। इसकी भी बहुत संभावना है। सिर्फ कश्मीरी में ही नहीं, आसाम में भी स नहीं कहते, ह कहते हैं, अहम कहते हैं। गुजरात के भी कई जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान के राजा दारा हैं, उनका जो काल है, उस कालखंड बहुत ईसा पूर्व के हैं, तो पहले वो जो ईरानी है वो सप्त सिंधु प्रदेश में ही आए होंगे, वो बहुत बाद में गुजरात पहुंचे होंगे, असम तक पहुंचने में उनको बहुत समय लगा होगा। तो जबकि कश्मीर जो क्षेत्र है वह ज्यादा पास है और माना जाता है कि वह क्षेत्र था, वहीं से होकर वहां मार्ग था, वहां से आना जाना
बराबर होता रहा है, और इसलिए अधिक संभावना यह है कि सिंधु शब्द कश्मीरी भाषा में हा में परिवर्तित हुआ होगा और ईरानियों ने वहां से ग्रहण किया हो सकता है। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि आप तो हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं शायद? हाँ जी। जी। तो आपने जो शुरुआत की साहित्य की उसमें ज्यादातर सबसे पहले अमीर खुसरो और इनका नाम आया, और बहुत बाद में सरहपा शालिभद्र सूरी का तो नाम मैंने गोरखनाथ चंद बरदाई का आया। तो जब आप लोग कॉलेज में या स्कूल में जब भी साहित्य पढ़ाते हैं, तो अगर ये सारे नाम अगर सामने नहीं आएंगे या शुरू में नहीं आएंगे, तो हमारे बच्चे तो यही समझेंगे कि हमारे पास साहित्य की सारी शुरुआत बाहर से आई है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने अमीर खुसरो का जिक्र इसलिए पहले किया क्योंकि जो हिंदवी शब्द है, क्योंकि मैं आपको हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति बता रही थी और यह बता रही थी कि हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में हिंदवी शब्द का प्रयोग कैसे मिलने लगा, उस संदर्भ में मैंने अमीर खुसरो का नाम पहले लिया था। लेकिन अगर जब हम अपने छात्रों को हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ाते हैं, तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, जब हम उसे पढ़ाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो विभाजन है वह बस उसमें यह पढ़ाया जाता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, फिर हम अमीर खुसरो को बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो का जो कालखंड है वह बहुत बाद में आता है। इसीलिए सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य पढ़ाते हैं, जिसमें सरहपा, कुकुरपा, डोबीबा इत्यादि का साहित्य पढ़ाते हैं। उसके बाद मैम हम लोग रासो जैन साहित्य नहीं पढ़ाते। जो शालिभद्र सूरी की बात आप कह रही हैं, वो जैन साहित्यकार हैं, और उनको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि उनका जो साहित्य है वह अपभ्रंश भाषा में मिलता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपभ्रंश साहित्यिक भाषा थी और उसी समय जन भाषा के रूप में हिंदी विकसित हो रही थी। इसीलिए हम लोग जैन साहित्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी जैन साहित्य प्राप्त है वह सब अपभ्रंश भाषा में ही प्राप्त है। इसलिए अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हमें आदिकाल में अलगाना होता है कि हम वही उतना बताते हैं बच्चों को जहां पर हम हिंदी भाषा के निर्माण को, यानी हिंदी भाषा के प्रारंभिक साहित्य को हम दिखा सके। तो उसका जो विविध स्वरूप है वह सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य में दिखता है। यहाँ तक कि हम अब्दुल रहमान की भी बात करते हैं, हालांकि अब्दुल रहमान अपभ्रंश के कवि हैं, फिर भी उनका जो संदेश राशक है उसमें हिंदी भाषा के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, इसलिए हम अब्दुल रहमान की बात करते हैं। When you were saying that Hindi, and I've forgotten the terms you mentioned, when you said Hindi has come from other languages, you were showing all those different lists and you're talking about apabhransh. I got confused whether all these different languages from Odia, Bengali, Gujarati, all of them led to the formation of Hindi, or Hindi se, or was it that Hindi se wo log aaye hain? I got confused because my understanding is Hindi came together by some, I've forgotten the details. Some people brought it together as a language from the local languages that already existed in those regions. So if you could please clarify for me. Thank you. जो बात मैंने अपने व्याख्यान में कही, और देखिए अपभ्रंश ये बहुत लंबी विकासमान परंपरा है, जिससे मैंने यह दिखाया था कि किस तरीके से संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ, क्योंकि संस्कृत ही हिंदी की आधार भाषा है। संस्कृत ही वह बहुत सारे शब्द इत्यादि और व्याकरण इत्यादि भी हमने संस्कृत से ही ग्रहण किए हैं। तो किस तरीके से संस्कृत से हिंदी विकसित हुई, इसी को मैंने आपको दिखाया था, स्लाइड में भी दिखाया था कि संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। देखिए पाली के बाद जो प्राकृत है उसके बहुत सारे रूप हमें प्राप्त होते हैं, शैर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचर, पैशाची, ये सभी रूप, मतलब सभी भाषा एक ही है, लेकिन आपको पता होगा कि भाषा का जो स्वरूप है, उसका जो रूप है, वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाता है। यानी भाषा एक ही होती है, उसकी अनेक बोलियां होती, और उसी प्रकार से प्राकृत के भी बहुत सारी बोलियां थी, बहुत सारे स्वरूप थे जो पूरे भारत वर्ष में प्रचलित थे। फिर
उन्हीं प्राकृतों के अन्य अलग अलग स्वरूपों से अपभ्रंश यानी अगली भाषा जो प्राकृत से निकली हुई भाषा थी उसके अलग अलग स्वरूप बने। जैसे शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश बना, पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश बना, महाराष्ट्री से महाराष्ट्री अपभ्रंश बना, मागधी से मागधी अपभ्रंश बना, और अर्धमागधी से अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश बना। यानी प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ, इस तरीके से हम मान सकते हैं। और इसी जो प्राकृत के विविध रूप हैं, कुल मिला के ललित विस्तर एक उसका अपभ्रंश का साहित्य है, उसमें 27 प्रकार के 27 टाइप्स माने जाते हैं अपभ्रंश भाषा के। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वहां वो सब मैंने बताया कि शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, ब्राचड़, खस, ये सारे अपभ्रंश भाषा के रूप हैं। यानी ये पूरे भारतवर्ष में जहां जहां अपभ्रंश बोली जाती है ये उसके विविध रूप, जैसे हिंदी के बहुत सारे रूप पाए जाते हैं। तो अब जैसे शौरसेनी अपभ्रंश है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में शौरसेनी अपभ्रंश से कई भाषाओं का निर्माण हुआ, जैसे पश्चिमी हिंदी, उसी के साथ राजस्थानी भाषा, उसी के साथ गुजराती भाषा। तो आप देखिए कि एक ही अपभ्रंश से अलग अलग कई सारी भाषाओं का जन्म हो रहा है। लहंदा से सिंधी भाषा का, यानी महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का जन्म हुआ। तो अपभ्रंश से हिंदी के साथ साथ आधुनिक भारत की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। यही बात मैंने अपने वक्तव्य में रखा था। अब फिर मैंने बताया था कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, गुजराती और राजस्थानी का भी विकास हुआ, लेकिन मैंने उसे वहीं छोड़ दिया क्योंकि हमें आवश्यकता थी हिंदी के विकास की। हम आपको यह दिखा रहे थे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है अपभ्रंश, मतलब संस्कृत से हुआ है अपभ्रंश के माध्यम से। तो उसमें इसीलिए मैंने केवल पश्चिमी हिंदी उठाया, क्योंकि पश्चिमी हिंदी से बहुत सारी हिंदी की बहुत सारी बोलियों का विकास हुआ, वो सब मैंने छोड़ दिया। जो अन्य बोलियां जैसे पंजाबी और लहंदा, इन सब जो सिंधी, इन सब जो भाषाओं का, कश्मीरी भाषा, ये जो भाषाएं हैं इनका विकास अपभ्रंश के अन्य बोलियों से कैसे हुआ, ये मैंने आपको नहीं बताया था। केवल मेरा जो केंद्र बिंदु था वो हिंदी भाषा थी, इसीलिए मैंने हिंदी भाषा पर ही ज्यादा अपना दृष्टि रखी थी। समय की सीमा को देखते हुए शायद मैं उत्तर की अपेक्षा नहीं करूंगा, लेकिन एक दृष्टिकोण रखना चाहूंगा अनुपमा जी। और ये जो विषय वस्तु है, आपने जो अपने सरलीकरण में कहा कि उर्दू का जो मिश्रण है उसको जन भाषा से या जन सामान्य की जो वार्तालाप है उससे निकालना लगभग असंभव है या अप्रायोगिक है, जैसा आपका विचार था। उस विषय पर एक दृष्टिकोण रखना चाहूंगा मैं। मेरा जो विचार है वो एक समझ लीजिए कि स्टैटिस्टिकली, सांख्यिकीय रूप से और रिसर्च पर आधारित है। मैंने एक पुस्तक लिखी थी व्यवसाय उपनिषद, उसके पहले संस्करण में लगभग 23% शब्द अनजाने में ही उर्दू के उपयोग में आ गए थे, क्योंकि हम ज्यादातर सामान्यतः सरल भाषा का उपयोग करना चाहते हैं। और जब मुझे ये एहसास यानी कि अनुभव हुआ कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो मैंने पूरी पुस्तक को, लगभग 1.5 लाख शब्दों की वो पुस्तक को दोबारा संपादन किया, और जितनी भी उर्दू की अशुद्धि थी उसके अंदर, मैं अशुद्धि शब्द यूज कर रहा हूँ, शायद आपको स्वीकार्य ना हो, लेकिन उसको मैं अशुद्धि इसलिए मानता हूँ क्योंकि यदि हम हिंदी का एक भाषाई प्रारूप के अलावा एक सामाजिक और इवन मनोवैज्ञानिक पक्ष जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए यदि भाषा की विवेचना करें तो वो अशुद्धि ही लगती है। मैं आपको कम से कम 5 या समय यदि अलाउ करता है तो 10 उदाहरण देता हूं कि कितना सरल है भाषा की शुद्धि करना जन सामान्य की वार्तालाप में भी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे हम बहुत आसानी से बोलते हैं कि अक्सर हम गार्डन में जाते हैं या बगीचे में जाते हैं। अक्सर के स्थान पर बहुधा, सामान्यतः, अधिकतर, नित्य, बारंबार, प्रायः उतना ही सरल है जितना हम अक्सर के स्थान पर हम बहुधा बगीचे में जाते हैं या उपवन में जाते हैं, बोल सकते हैं हम।
दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम अदालत बोल देते हैं, अदालत की जगह न्यायालय बोलने में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। तीसरा उदाहरण आपको देता हूं मैं। बहुत अरसा हो गया हमें मिले हुए, अरसा के स्थान पर बहुत समय हो गया, बहुत अवधि हो गई, बहुत कालखंड, मतलब एक गया। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 1947 में हमें आजादी मिली, इसके स्थान पर 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। बोलने में क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है? ठीक है। और एग्जांपल देता हूं मैं। इनाम, प्रलोभन, पुरस्कार, ईमानदार, निष्ठावान, उम्मीद, आशा, अपेक्षा, कोई कठिनाई है क्या? जानकार, ज्ञानी, विशेषज्ञ, पारखी। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जानवर के स्थान पर पशु पक्षी बोलने में क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है, क्या समस्या है? जहरीला, विषाक्त। ऐसे कम से कम 1100 अभिव्यक्तियों की एक सूची मेरे पास मैंने बनाई। और मुझे लगता है कि कम से कम हम जिनको भाषा और भाषा के प्रभाव की थोड़ी भी समझ है, हमें यह समझना चाहिए कि भाषा का सिर्फ साहित्यिक उपयोग नहीं, एक सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसमें एक जो जिसको हम दास्ता की मानसिकता को आरोपित करने के लिए भी किया जा सकता है। और संभवतः ऐसा हुआ है, संभवतः ऐसा हुआ है। और इस विषय में यदि हम जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, यदि हम इस बारे में विचार विमर्श करें तो संभवतः हिंदी को अपने स्वरूप में, अपने सौंदर्यपूर्ण स्वरूप में वापस स्थापित करने की दिशा में हम थोड़ा सा एक प्रयास कर सकते हैं। ये मेरा विचार है, ये मेरा दृष्टिकोण है। इस विषय में मैंने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी है और एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स भी मैंने डेवलप किया हुआ है। और यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहें तो हम अधिक विस्तार से यदि इस बारे में बातचीत करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू। आपने ये जो प्रयास किया वो अत्यंत सराहनीय है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने हिंदी के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लेकिन आपने जो बात यहाँ पर कही, मैं यह कहना चाहूंगी कि देखिए, इनाम के साथ ही साथ पुरस्कार शब्द भी प्रचलित है और इसका बहुतायत में प्रयोग भी किया जाता है। पुरस्कृत शब्द भी आता है ना। आजादी के साथ साथ हम आजादी दिवस नहीं मनाते सर, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी ये दोनों ही शब्द सामान्य जनता के बीच में प्रचलित हैं। अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह शब्द का चयन कैसे करता है। देखिए, जो हिंदी के प्रति लगाव रखेगा, जो हिंदी के प्रति सजग रहेगा, वह अपने भाषा का चुनाव भी बहुत सजगता से करेगा। लेकिन समस्या यह भी है कि जो हिंदी के प्रति उतना सजग नहीं है, वह कभी भी अपने शब्द के चयन पर इतना गंभीर होकर वह ध्यान नहीं देता है। लेकिन जितनी भी शब्दों की बात आपने कही और आपने जिन अरबी फारसी शब्द या उर्दू के शब्द आप कह रहे हैं, उनकी जगह पे जिन हिंदी शब्दों का प्रयोग किया और बताया कि इनकी जगह पर ये, जैसे जानवर की जगह पर पशु पक्षी, तो सर पशु पक्षी शब्द का प्रयोग हमें बार बार मिलता है। और अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश में आए, यानी उत्तर प्रदेश में देखें, तो अधिकांशतः आपको इन शब्दों का प्रयोग आराम से मिल जाएगा। हाँ, जहर के लिए विष का प्रयोग, जहरीले के लिए विषाक्त का प्रयोग, ये थोड़ा कम मिलता है, लेकिन प्रचलन में है। यानी कहने का आशय यह है कि अगर आप सामान्य व्यक्ति के बीच में ये शब्द बोले तो ऐसा नहीं है कि उसका वह अग्राह्य होगा। तो हाँ, हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो बात मैंने कही है कि हम अलगा नहीं सकते हैं, तो अनेक शब्द ऐसे हैं जिनको हम वास्तव में अलगा नहीं सकते हैं। और मान लीजिए हमने अलगा भी दिया, यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसने अलगा दिया, तो क्या हमारे ही अलगाने से अलग हो जाएगा? क्योंकि भाषा का वह स्वरूप जो हमारे समाज में विकसित रहता है, जन भाषा के रूप में सामान्य जनता के बीच में विकसित रहता है, अगर उन शब्दों की ग्राह्यता सामान्य जनता के बीच में है, तो सर पढ़ा लिखा वर्ग और जो वर्ग इसके लिए सजग है वह तो अलगा सकता है, लेकिन जो असजग होकर इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में हिंदी भाषा मानकर वह उर्दू के शब्दों का, यानी अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करता है,
सर उसके लिए कठिन होगा। तो हाँ, यह प्रयास किया जा सकता है। यह प्रयास हमें बहुत ही छोटे स्तर से करना होगा, यानी अपनी जो पुस्तकें हैं, हिंदी की पुस्तकें जो छोटी कक्षाओं से हमारे बच्चों के बीच में प्रचलित हैं, होती हैं, हम अगर उन पुस्तकों की भाषा पर थोड़ा सा कार्य करें तो हम यह परिवर्तन ला सकते हैं। इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन हाँ, शब्द भंडार, देखिए भाषा एक समुच्चय होती है और वही भाषा जीवित मानी जाती है, वही भाषा आगे बढ़ती है जो कालग्रही सर्वग्रासी और सर्वकालग्रही होती है। कहने का आशय यह है कि वह अपने जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति जब तक करती रहती है तभी तक भाषा जीवित रहती है। जैसे ही भाषा मतलब भाषा की यह जो शुद्धतावादी नीति मैं जिसे कहूं, अगर वह भाषा बहुत अधिक हम भाषा को हम शुद्ध बना देंगे या संकीर्ण बना देंगे तो कहीं ना कहीं वह अपनी उस मूल आधार से कट जाएगी जिसे हम जन कहते हैं, सामान्य कहते हैं। तो सर हमें अपने सामान्य की आवश्यकता बहुत अधिक, जितना हिंदी को सुधी जन की आवश्यकता है, प्रबुद्ध वर्ग की आवश्यकता है, वैसे ही उन्हें उस समाज की भी आवश्यकता है जो व्यापक स्तर पर उस भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि भाषा की जीवंतता और भाषा का जीवन साहित्यिक धरातल से ज्यादा आवश्यक होता है कि सामाजिक स्तर पर, जनता के स्तर पर उसकी स्वीकारोक्ति हो। मेरा उत्तर यही है। धन्यवाद सर। जी अनुपमा जी, समाज की स्वीकृति हमें चाहिए, वो उतना ही जरूरी है, लेकिन अरविंद जी की बात से मैं सहमत हूँ कि भाषा, जो भाषाविद हैं, जो लोग उस भाषा के ज्ञाता हैं, वो अगर भाषा को शुद्ध रूप में बोलेंगे तो समाज भी वो ही चुनेगा, क्योंकि समाज उसका ज्ञाता नहीं है, वो जो सुनेगा वो वही बोलेगा। तो हम अगर भाषा को थोड़ा शुद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, हमें प्रयत्न करना चाहिए।